पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को देखा। हमने देखा कि फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उनका डिफरेंट टाइप्स होता है, बट हमने पहले भी बात किया कि एक बेसिक एलिमेंट्री प्रारंभिक कोर्स है, इसमें हम काफ़ी डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक फॉर्म की एक इकाई एक यूनिट दूसरे यूनिट से कैसे इंटरेक्ट करती है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होती है, इन सब क्वेश्चनों को से अभी हम दूर रह रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है कि फॉर्म जो है वो टेक्नोलॉजी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे दिखाते हैं, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी एक ब्लैक बॉक्स के माफिक है जो कि तरह तरह के इनपुट्स को लेता है और कुछ आउटपुट निकालता है, और ऑफ कोर्स ये आउटपुट निकालना फ़ायदेमंद होता है, इसी की वजह से ऐसा किया जाता है। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं? मैथमेटिकली एक सबसे साधारण तरीका है, बट बड़ा ही यूजफुल तरीका है दर्शाने का, कि एक मान लीजिए ऐसा हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास दो तरह के इनपुट हों और एक आउटपुट आ रहा हो। तो हम एक ले लें, एक ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर हो, पहला नंबर बताए कि क्या आउटपुट है, दूसरा नंबर बताए कि पहला वाला इनपुट क्या है, और तीसरा नंबर बताए कि दूसरा वाला इनपुट क्या है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहें कि 2 यूनिट पहले वाले इनपुट का था, 1 यूनिट दो यूनिट पहले वाले इनपुट का था, 1 यूनिट दूसरे वाले का इनपुट का था, और ये मिल करके 1 यूनिट आउटपुट बताते हैं। तो ये जो है सो एक तरीके का प्रोडक्शन प्लान हो गया, है ना, प्रोडक्शन प्लान हो गया। इसमें एक अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने से एक देखने से लग रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो चूंकि एक प्रोडक्शन प्रोसेस पे इनपुट में कमी आ जाएगी और आउटपुट बढ़ जाएगा, तो जो इनपुट वाले नंबर हैं उसमें हम एक ऋणात्मक साइन लगा देंगे, दैट ये निगेटिव है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 यूनिट ऑफ इनपुट 1, 1 यूनिट ऑफ इनपुट 2 से 1 यूनिट ऑफ आउटपुट मिलता है। एक ये प्रोडक्शन प्लान हो गया। उसी तरह से अगर हम सारे प्रोडक्शन प्लान को लिस्ट कर दें, एक ये दूसरा प्रोडक्शन प्लान हो गया। अगर ऐसा संभव है तो हम लिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक इनपुट 1 का, 2 यूनिट इनपुट 2 का मिल करके 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बना रहे हैं। तो इसको हम छोटे y से डिनोट कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये कैपिटल Y है, ये प्रोडक्शन सेट है। हिंदी में इसको उत्पादन सेट कह सकते हैं, है ना, ये उत्पादन सेट है। ये उत्पादन सेट क्या है, जितने भी प्रोडक्शन प्लान हैं वो सारे उत्पादन सेट में एक एलिमेंट, एक अवयव होंगे। तो इस तरह से हमें एक उत्पादन सेट जो है वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना, ये टेक्नोलॉजी को बता देगा कि किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। हम एक पिक्चर ले लें, जिसमें क्योंकि पिक्चर बनाने में एक इनपुट एक आउटपुट ठीक रहेगा, तो एक ले लें, कहिए हमारा ऐसा कुछ प्लान है। यहाँ पे हमारा x है जो कि इनपुट की तरह है, और y जो है सो आउटपुट की तरह है। ये निगेटिव डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमेशा ये देखिए x कम होगा, x हमेशा निगेटिव होगा, और y आउटपुट है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे प्रोडक्शन प्लान हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 4 यूनिट अगर ऑफ x लेते हैं, इनपुट लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूनिट तक का हम आउटपुट बना सकते हैं। ये हमें ये ग्राफ बता रहा है। एक और तरीके से सोचें तो टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हमने कंज्यूमर के साइड में जब बात किया, उपभोक्ता के बारे में बात किया, तो उपभोक्ता के बारे में हमने प्रेफरेंसेस की बात की, है ना, उनकी पसंद की बात की। उसी तरह से जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, उत्पादक की बात कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी उत्पादन की क्षमता, उत्पादन की पॉसिबिलिटी को बताता है कि, है ना, जो इंजीनियरिंग अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो नॉलेज अवेलेबल है, उसके आधार पे हम कैसे, कितने इनपुट को मिला करके हम कैसे और कितना आउटपुट ला सकते हैं, इस चीज़ को टेक्नोलॉजी व्यक्त कर रहा है।
और चूंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट तरह का समूह पॉसिबल है, तो वो सारे समूह, वो सारे कॉम्बिनेशन आपके प्रोडक्शन सेट में आ जाएंगे। अगर हम प्रोडक्शन सेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी पहले हमने देखा था, जब प्रेफरेंस की बात की थी तो हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे, है ना। उसी तरह से कुछ एजम्पशंस यहाँ भी रखेंगे जिससे हमें सहूलियत होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इन एजम्पशन को माने, लेकिन अगर नहीं मानेगा तो उनके बारे में अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सो पहला एजम्पशन है कि नो फ्री लंच। एक और बात है, जो ये एजम्पशन होते हैं ये समझ में आना चाहिए कि हाँ कोई गलत बात नहीं की जा रही है, लेकिन अगर लगे कि हाँ कुछ गलत है तो समझ में आना चाहिए कि ये गलत क्यों है और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। तो नो फ्री लंच को हिंदी में कह सकते हैं मुफ्त भोजन नहीं, है ना। बड़ा ही पॉपुलर शब्द है, इंग्लिश में आप अक्सर देखेंगे कि फ्री लंच नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई आउटपुट नहीं हो सकता है अगर आप कोई भी इनपुट का प्रयोग नहीं करें। आउटपुट लाने के लिए, उत्पादन करने के लिए आगतों की आवश्यकता हमें जरूर पड़ेगी। सो कहने का मतलब ये है, देखें इस तरह से हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्शन, पहले एक बार और थोड़ा क्लियर कर लें कि सबसे पहले समझें कि यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो मुफ्त में हमें उत्पादन मिल रहा होगा, ये संभव नहीं है। ये वाला एरिया संभव है, पहले मैंने गलती से उसको काट दिया था, ये संभव है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो y वाला था, दूसरा वाला जो वस्तु था, वो वस्तु जो है यहाँ पे इनपुट आगत हो जाएगा, और पहला वाला जो वस्तु पहले इनपुट था अब वो उत्पाद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे इनपुट्स हैं। यहाँ पे चीजें हम, इनफैक्ट ये संभव है इस तरीके से अगर हम सब चीजों की बर्बादी कर रहे हों, लेकिन ये तो कतई ही संभव नहीं है। सो इस तरह से हम फ्री लंच, नो फ्री लंच को समझ सकते हैं। दूसरा हमारा एजम्पशन है नॉन रिवर्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझे कि हमने दो प्रोडक्शन प्रोसेसेस लिया था, है ना। पहला प्रोसेस था हमारा, पहला था जिसमें 1 यूनिट आउटपुट का था, उसमें 2 यूनिट इनपुट 1 का लग रहा था, और 1 यूनिट जो है सो इनपुट 2 का लग रहा था। ऐसा अगर संभव है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो पहली वाली वस्तु थी उसको लेकर के हम दोनों इनपुट उतने ही मात्रा में प्राप्त कर लें। अगर ये जो है एलिमेंट है कैपिटल Y प्रोडक्शन सेट में, तो ये संभव नहीं है कि -1 to 1 Y में हो, ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था, आप ऐसे समझिए, जब हम लिखे थे 1 - 2 1, यहाँ पे 3 वस्तु है, इसको कह सकते हैं वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3। क्या हो रहा है, 2 यूनिट जो है वस्तु 2 का, 1 यूनिट वस्तु 3 का मिल करके 1 यूनिट वस्तु 1 का बना दे रहा है। नॉन रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर ऐसा संभव है तो वस्तु 1 से हम 2 यूनिट ऑफ वस्तु 2 एंड 1 यूनिट ऑफ वस्तु 3 प्राप्त नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। ये लाइफ में भी हम यही देखते हैं कि मिट्टी को से का बर्तन मिट्टी से बना दिए तो वापस हमें मिट्टी नहीं मिलेगी, फॉर्म ऐसा चेंज हो गया है ना। तो ऐसा संभव है, ऊन से हमने स्वेटर बना दिया, स्वेटर से ऊन बन जाएगा, लेकिन स्वेटर बनाने में हमने जो श्रम लगाया है, लेबर लगाया है, वो लेबर वापस नहीं मिलेगा। तो यही है कि प्रोडक्शन प्रोसेस नॉन रिवर्सिबल होता है, इसको भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा एजम्पशन जो हम लेंगे, उस एजम्पशन को कहेंगे फ्री डिस्पोजेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं मुक्त प्रयोज्यता। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें वस्तु 2 के 2 यूनिट से और वस्तु
3 के एक यूनिट को मिला करके हमें 1 यूनिट वस्तु 1 का मिल रहा है। तो हम वस्तु 2 का 2 यूनिट के बजाय हम 10 ले लें और वस्तु 3 का 1 की बजाय हम 100 ले लें, हमें एक वस्तु तो मिल ही सकता है। हम क्या करेंगे, इसमें से 10 में से 8 यूनिट इसको यहाँ पे फेंक देंगे और यहाँ 100 में से 99 यूनिट को फेंक देंगे। तो हम वापस 2 और 1 के सिचुएशन में हैं और हमें एक वस्तु वापस मिल जाएगा। ये एजम्पशन ट्रबलसम है, इसलिए इसमें परेशानी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि लोगों को मुफ्त में भेजना, मुफ्त में बर्बाद करना संभव नहीं हो पाता है। अभी नोएडा में ट्विन टावर को गिराया गया, तो ट्विन टावर को फ्रीली डिस्पोज नहीं किया जा सका, उसके लिए बहुत खर्च हुआ। लेकिन अभी हमारा साधारण अध्ययन चल रहा है, बेसिक अध्ययन चल रहा है, तो हम फ्री डिस्पोजेबिलिटी मानेंगे। अगर एक इनपुट है, एक आउटपुट है, 5 यूनिट के इनपुट से हमें 1 यूनिट का आउटपुट मिलता है, तो हमें 10 यूनिट के इनपुट से भी कम 1 यूनिट तो मिल ही सकता है। इस तरह की बातें फ्री डिस्पोजेबिलिटी में हो रही है। अगला एजम्पशन है जिसको हम 4A मानेंगे, क्योंकि ये सिमिलर है थोड़ा, इनसे हमें A और B मिला करके हमें एक नई चीज मिल जाएगी जिसको हम लोग 4 कहेंगे। इसको हम लोग एडिटिविटी कहेंगे, है ना। एडिटिविटी को यहाँ पे इसको कहते हैं योगात्मकता। योगात्मकता इसमें क्या है, पहले ऐसे समझे कि एक प्रोडक्शन प्लान है, तो पहले सिंपली इसे समझें मैथमेटिकली, फिर इसको हम अलग तरीके से भी समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस है y, जिसको हमने कहा था 1, -2, -1, और दूसरा प्रोडक्शन इसको y1 कर देते हैं बता, और दूसरा है y2, यहाँ 1, -1, -2। योगात्मकता क्या कहता है कि अगर एक y1 प्रोडक्शन प्रोसेस है और एक y2 प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो y1 प्लस y2 भी एक तीसरा ही प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। तो अगर y1 y2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, पहला से नंबर से पहला नंबर जुटेगा, 2, -3, -3। कहने का मतलब हुआ कि ये अगर है वस्तु 1, ये है वस्तु 2, ये है वस्तु 3, तो 3 यूनिट ऑफ वस्तु 2 और 3 यूनिट ऑफ वस्तु 3 का लेते हैं, तो हमें 2 यूनिट ऑफ वस्तु 1 एज उत्पाद मिल जाता है। तो बड़ा ही सिंपल समझने के लिए है कि हम 1 यूनिट जो है पहले वाले प्रोसेस से बना लेंगे, इसको बना लेंगे 1 यूनिट 1, -2, -1, और 1 यूनिट दूसरे वाले से बना लेंगे 1, -1, -2। तो हमें 1 यूनिट यहाँ से उत्पाद मिल जाएगा, 1 यूनिट यहाँ से उत्पाद मिल जाएगा, दोनों 2 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ 2 यूनिट ऑफ वस्तु 2 खप जाएगा एज इनपुट, यहाँ 1 यूनिट वस्तु 2 खप जाएगा एक इनपुट, तो यहाँ से हमें 3 यूनिट खप जाएगा। उसी तरह से हमें 1 यूनिट यहाँ से खप जाएगा, 2 यूनिट यहाँ से खप जाएगा, दोनों जगह से 3-3 यूनिट चले जाएंगे, और यहाँ से हमें 1 यूनिट और यहाँ से हमें 1 यूनिट, 2 यूनिट का हमें उत्पाद मिल जाएगा। तो योगात्मकता बड़ा सिंपल है कि अगर y डैश 2 प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है, तो y प्लस y डैश भी प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है ना। बड़ी ही मतलब अभी तक कोई भी एजम्पशन जो हमने लिया है फ्री डिस्पोजेबिलिटी में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, बट बेसिक लेवल साधारण अध्ययन के लिए उस प्रॉब्लम को हम दरकिनार करेंगे। दूसरा बी में अब हम लोग लेंगे, बी में द सेकेंड है प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं विभाज्यता। फिर से वही एग्जाम्पल ले लें कि हमारे पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है 1, -2, -1, है ना। अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस है तो अल्फा y, जहां अल्फा जो है एक 0 और 1 के बीच का नंबर है, अल्फा y भी जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए कि अगर अल्फा मान लीजिए हाफ है, तो अगर 1, -2, -1 ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो पूरे को आधे से गुना कर दें तो आधा मल्टीप्लाइड बाई 1 आधा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1/2 मिलेगा। ये कह रहा है कि
वस्तु 2 का अगर हम 1 यूनिट ले लें और वस्तु 3 का हम आधा यूनिट ले लें तो हमें वस्तु 1 का आधा यूनिट मिलेगा, है ना। ये बातें यहाँ पे हो रही है कि हम 1 यूनिट बना सकते हैं, उसी तरह से आधा यूनिट बना लें, उसी तरह से 1/4 यूनिट बना लें। इस एजम्पशन में प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये आधा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, या 1/3 कर पाना, क्योंकि अल्फा तो हम सब नंबर अलाउ कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में, तो अल्फा बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस उतने छोटे लेवल पे डिवीजन करना आसान नहीं हो सकता है। तो ये निसंदेह थोड़ा प्रॉब्लमैटिक एजम्पशन है, बट हम एक तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि हम अगर यहाँ जो प्रोडक्शन है ये जो मान लीजिए कि मंथ के टर्म में है ना, तो इसको हम वीक के टर्म में निकाल देंगे, तो वीक से 1/4 हो जाएगा। डे के टर्म में निकाल देंगे तो 1/30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समय का यूनिट चेंज करके विभाज्यता को थोड़ा स्वीकार्य कर सकते हैं। बट अगेन हमारा कहना होगा कि ये बेसिक डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे हम मैथमेटिकली इसलिए चीज़ों को ले रहे हैं कि सॉल्व करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। सो इस तरह का एजम्पशन हम लोग लेते हैं। हमने जब कंजम्पशन के बारे में बात किया था उस समय भी हमारी बात कॉन्वेक्सिटी के बारे में हुई थी, है ना, कि जो बेटर देन सेट है वो कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन सेट है, सेट वाई, ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, है ना, कॉन्वेक्स होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम फलन के उत्तलता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक सेट के उत्तलता के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे उत्तलता का क्या डेफिनेशन होगा, वहाँ हम डेफिनेशन सीख ही चुके हैं कि एक सेट y है उसमें 2 एलिमेंट y एंड y डैश है, ठीक है, y डैश। ये कब उत्तल कहा जाएगा, जब अल्फा y प्लस 1 माइनस अल्फा y डैश भी कैपिटल Y में है। तो अगर ऐसा होगा हर अल्फा के लिए 0 और 1 के लिए, तो इस सेट को हम लोग उत्तल कहेंगे। ग्राफिकली हम समझ सकते हैं कि कोई 2 बिंदु ले ले, दोनों के बीच में अगर लाइन खींचें तो ये लाइन अगर सेट के अंदर ही है तो उसे हम उत्तल सेट कहेंगे, कॉन्वेक्स सेट कहेंगे। तो हमने पहले ही एडिटिविटी एंड डिविजिबिलिटी मान लिया है। अगर y जो है, y छोटा वाला y, ये प्रोडक्शन प्लान संभव है, कैपिटल Y में है, तो इसको हम आधा, 1/3, 1/4, 1/5 कर ले सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी हमने अलाउ किया हुआ है। तो अल्फा y भी संभव है। उसी तरह से अगर y डैश संभव है तो 1 माइनस अल्फा y डैश भी संभव है डिविजिबिलिटी के द्वारा। और हम एडिटिविटी से दोनों को कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये k हो गया, ये k डैश हो गया, तो k संभव है, k डैश संभव है। एडिटिविटी कहेगा कि k प्लस k डॉट भी संभव है, तो इसीलिए अल्फा y प्लस 1 माइनस अल्फा y डैश भी संभव है। तो हमने देखा कि डिविजिबिलिटी एंड एडिटिविटी जो है ये कॉन्वेक्सिटी को इम्प्लाई करेगा। तो हमने ये 4 या 5 प्रॉपर्टीज देखी प्रोडक्शन सेट के लिए। इसमें जैसे कॉन्वेक्सिटी की बात है तो बड़ी ही सिंपल बात है कि अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस संभव है, दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस संभव है, तो दोनों का एडिशन भी संभव है। अगर एक प्रोडक्शन प्रोसेस संभव है तो आधा, तिहाई, चौथाई, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सब तरह के प्रोडक्शन संभव है। इस तरह के एजम्पशन हमने एडिटिविटी एंड डिविजिबिलिटी में लिए हैं। प्रीडिस्पोजिबिलिटी में है कि हम वस्तु जो है उसको आसानी से फेंक सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन तरह की, ऑल्दो हमने प्रोडक्शन सेट के बारे में ये सब बातें किया है, बट ये जनरल प्रोडक्शन प्रोसेस में भी ये सारे जो एजम्पशंस हैं ये वैलिड होते हैं। एक प्रोडक्शन सेट है एक तरह से बताने का कि टेक्नोलॉजिकली क्या क्या फिजिबल है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इनपुट का क्या क्या आउटपुट दे सकता है। हम आइए अब दूसरे तरीकों को देखते हैं जो कि हमें सेम प्रोडक्शन के बारे में बता सकता है, एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको जो है हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। हिंदी में इसे कह सकते हैं उत्पादन फलन। ये क्या बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अगर हम लें
उनके द्वारा जो मैक्सिमम आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ x1 x2 टू xn, जहाँ पे x1 जो है इनपुट 1 की मात्रा है, x2 जो है सो इनपुट 2 की मात्रा है और xn जो है सो इनपुट n की मात्रा है। और y जो है ये उत्पाद कितना उत्पाद हो रहा है ये बता रहा है। एंड f निसंदेह ही वह फंक्शन है। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन और जो महत्तम जो संभावित उत्पाद है और जो इनपुट का बंडल है उसके बीच के रिलेशन को ये फंक्शन बताता है ना। और एक कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये दो वैल्यू नहीं हो सकते हैं, तो आउटपुट यहाँ पे यूनिक ही होगा। तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। आइए समझते हैं यहाँ पे एक लिमिटेशन को। टिपिकली जब हम यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है इस प्रोसेस में। ऐसा संभव नहीं है कि गाय जो है वो दूध भी दे रही है और गोबर भी दे रही है, तो वो कॉम्बिनेशन को इस तरह से व्यक्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कॉम्बिनेशन हमें प्रोडक्शन सेट में एक प्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से बड़ा अच्छे तरीके से, सरल तरीके से व्यक्त हो जाता है। तो अभी तक हम दो तरीका देख चुके हैं, एक प्रोडक्शन सेट वाला, एक प्रोडक्शन फंक्शन वाला। अब दोनों में हम क्या संबंध हैं इसको भी देख लें। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोडक्शन प्रोसेस लेते हैं जहाँ पे आउटपुट जो है y के द्वारा बताया गया है, और कहिए पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन ले लें। यहाँ पे इनपुट जो है सो उसको x के मात्रा के द्वारा बताया गया है, और मान लीजिए ये जो है सो रूट x है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक यूनिट इनपुट लेती हैं तो उससे एक यूनिट आउटपुट मिलता है, अगर 2 यूनिट इनपुट लेती हैं तो √2 यूनिट आउटपुट मिलता है, 4 यूनिट इनपुट लेती हैं तो 2 यूनिट आउटपुट मिलता है। तो एक ये ऐसा रिलेशनशिप है। इसको हम ग्राफ के भी माध्यम से दिखा सकते हैं। ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पास ग्राफ हो गया √x का। यहाँ पे देखेंगे कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा ही क्लियर है कि राइट हैंड साइड में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें इनपुट आ रहा है, तो माइनस देने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव अमाउंट में ही इनपुट दिया जा रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो आउटपुट है, और ये तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा ही, इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये बढ़ रहा है। तो इसमें चूंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है और अगर हम एक यूनिट ऑफ इनपुट ले रहे हैं तो इससे एक यूनिट ऑफ आउटपुट मैक्सिमम मिल सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये भी है कि इससे जो भी कम है वो सारा प्रोडक्शन पॉसिबल है फ्री डिस्पोजिबिलिटी की वजह से, है ना, वो सारा प्रोडक्शन ये पॉसिबल है। तो इसको अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस की तरह से लिखे जहां हमारे पास इनपुट के लिए माइनस और आउटपुट के लिए प्लस नंबर यूज होता है, तो सेम ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये भी √x होगा, लेकिन चूंकि x यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम मॉड ले सकते हैं, y इज इक्वल टू √mod x। मॉड तो आपको पता होगा ही कि मॉड जो क्या करता है, मॉड x, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो है ये x का डिस्टेंस 0 से बताता है। तो अगर x इज इक्वल टू 5 है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो डिस्टेंस x ही हो जाएगा, और x अगर निगेटिव नंबर है तो 0 से उसका डिस्टेंस भी x ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 5 का मॉड भी 5 ही मिलता है और -5 का मॉड भी 5 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों केसेस में डिस्टेंस 0 से बराबर ही रहता है। तो हमारा प्रोडक्शन सेट कुछ ऐसा बन जाता है। तो अब आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रोडक्शन सेट क्लियर हो गया होगा। एक और प्रोडक्शन फंक्शन से ही आगे एक और रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, उसको हम लोग आइसोक्वांट के द्वारा हम प्रोडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइसोक्वांट क्या है, इसको हिंदी में समोत्पाद कह सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और उत्पाद से हमारा तात्पर्य क्या, आउटपुट हो रहा है। तो बराबर आउटपुट किन बंडल पे हो रहा है
उससे हमें आइसोक्वांट मिलता है। एक तरह से समझें तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट को बैकग्राउंड में डाल दे रहे हैं। जैसे कि हम एक लें, आइसोक्वांट एक ले लें, कहिए जहां पे दो इनपुट है, कहिए y इज इक्वल टू हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x1 x2 है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x1 अमाउंट ऑफ गुड 1 लेते हैं और x2 अमाउंट ऑफ गुड 2 लेते हैं तो मैक्सिमम हमें आउटपुट y मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये 3 डिमेंशन में आएगा। यहाँ हमें x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा और यहाँ पे y होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक y के बराबर एक पार्टिकुलर नंबर ले लें, है ना। y इज इक्वल टू मान लीजिए कि हम जो है सो 5 ले लिया, ये y इज इक्वल टू 5 है। तो ये जो सरफेस है, ये जो y इज इक्वल टू 5 वाला जो सरफेस है, इस कर्व कहीं ना कहीं काटेगा तो उससे हमें लेवल कर्व मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें वो सारे x1 और x2 के वो सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जिससे हमें y5 मिलता है। तो हमें ये मिल गया f(x1, x2)। ये क्या दे रहा है? ये है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 जो हमें 5 आउटपुट दे रहा है। इसी को हम लोग आइसोक्वांट कहेंगे, है ना। हिंदी में इसको समोत्पाद कहेंगे। और टिपिकली आप देखेंगे इस तरह का हमें समोत्पाद दिखेगा 2 डिमेंशन में, x1 एंड x2 ऐसे दिखेगा। मतलब कोई भी बंडल यहाँ ले लें इस कर्व पे तो हमारा उत्पादन कहिए अगर 5 है तो 5, उत्पादन 10 के बराबर है तो 10, या कह सकते हैं कि y0 के बराबर ही मिलेगा। तो बेसिकली हम प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू f(x1, x2) और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि y के लिए एक हम पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं y0। अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 जो हमें y0 अमाउंट का मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो सारे बंडल हमारे पास जो होंगे सेम ही आइसोक्वांट पे होंगे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट। ऐसे तो और भी तरीके हैं, हम इनपुट रिक्वायरमेंट सेट के बारे में बात कर सकते हैं, बट हम वहाँ जाएंगे नहीं। ज़्यादातर हमारा डिस्कशन जो होगा इस कोर्स में वो आइसोक्वांट एंड प्रोडक्शन फंक्शन के ही सहायता से होगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में इन दो पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।